हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका साथी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बॉबी साइंस में। और देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्क, बोले तो कार्य। कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जब हम एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी का कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इससे पूछे जाते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हम बहुत ही प्यार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखते रहिए। ठीक है, और जानते रहिए और हाथों हाथ अपने नोट्स भी तैयार करते रहिए, क्योंकि इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट तक आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ, बने रहिए वीडियो में। तो चलो देखिए, पहले हम देखते हैं कार्य है क्या। कार्य की अगर बात करें तो ये आप आए दिन अपनी दैनिक लाइफ में करते भी हैं। किसी किताब को उठाकर कहीं दूसरी जगह ले जाना, वो भी एक कार्य है। ठीक है, या फिर कोई भी अन्य कोई वस्तु, जैसे अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। वैसे तो आप जानते होंगे कार्य बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जैसे डेफिनेशन बात करें तो क्या हो सकता है, जब जब किसी वस्तु को बल द्वारा बल द्वारा किसी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान दूसरे दूसरे स्थान पर विस्थापित करना। विस्थापित करना क्या कहलाता है बच्चा? तो जब किसी एक वस्तु को दूसरे स्थान पर विस्थापित कर देंगे तो वो आपके लिए कार्य कहलाता है। ठीक है, हम इसमें पढ़ चुके हैं कार्य की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए कि आप जो डेफिनेशन मैंने आपके लिए दी है, इसी के अकॉर्डिंग हम मतलब इसके लिए जो सूत्र है वो प्राप्त कर सकते हैं। कार्य के लिए डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है किसी वस्तु के लिए बल लगाकर उसे विस्थापित करना ही तो कार्य कहलाता है। यही बात मैंने इसमें लिखाई है। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो सकता है, एफ इंटू एस हो सकता है। देखिए, कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का जो मात्रक कितने प्रकार से बन सकता है मैं आपके लिए बताऊं। तो डब्ल्यू बराबर जो है ये न्यूटन है। एफ एफ मतलब बल की जो मात्रक है वो न्यूटन बन सकता है। और एस जो यहाँ पर ये क्या है, विस्थापन होता है। एस क्या है, विस्थापन है। ठीक है, बल गुणा विस्थापन, तो न्यूटन ये हो गया। और विस्थापन का मात्रक मैंने आपको पढ़ाया था मीटर, तो इसका जो मात्रक बन जाता है वो क्या बन जाता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, एक तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाता है। दूसरे अगर मात्रक की बात करें हम, जो सभी बच्चे पढ़ते हैं, देखिए कभी कभी इस तरह से मात्रक पूछ लेता है, इसमें मतलब हमें आना चाहिए ये बात कि न्यूटन मीटर भी इसका मात्रक होता है। कहने के लिए इसका मात्रक जूल भी होता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए बल क्या मतलब कार्य होता क्या है। तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक न्यूटन और कार्य का मतलब विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका और मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है, सॉरी बल का नहीं, कार्य का और क्या मात्रक होता है। कार्य का जो मात्रक है एसआई पद्धति में, मतलब एसआई पद्धति में जो मात्रक है बल का, सॉरी कार्य का, वो क्या है, कार्य का मात्रक है आपका जूल। ठीक है, जूल के नाम पर पढ़ा है। ये जूल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने नाम पर ये मात्रक, जो ऊष्मागतिकी के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो जूल ये एक नाम है किसी का जिसके नाम पर ये पढ़ा है। ठीक है, तो कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सही है। अब देखिए, एक तो इस तरह से आता है जूल, एक और इसका मात्रक होता है, ये तो मतलब एसआई पद्धति में है। अगर बात करें हम सीजीएस पद्धति की, सीजीएस पद्धति में सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक बच्चा क्या बन जाता है सीजीएस पद्धति में, तो कार्य का मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है, अर्ग। अच्छा, एक अर्ग कितने के बराबर होता है, ये बात भी आपसे कई बार पूछ ली जाती है। तो एक अर्ग जो होता है वो 1/10 जूल के बराबर होता है। 7 जूल के बराबर होता है, 1/10 जूल के बराबर। सही है, तो ये आपसे पूछा, अगर हमसे पूछा जाए 1 जूल कितने के बराबर होगा तो हम इसे ही कर देंगे। ठीक है, 1 जूल की बात करें, 1 जूल कितना होएगा, तो 1 जूल जो हो जाता है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात आप नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए कार्य जो है, कार्य के नियम मैंने आपके लिए बता दिया कि डब्ल्यू बराबर एफ मल्टीप्लाई एस होता है। सही है, एफ मल्टीप्लाई एस होता है। अब कार्य देखिए, कार्य जो होता है, कार्य क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि बल की भी दिशा होती है और विस्थापन की भी दिशा होती है। तो कार्य क्या है, कार्य एक सदिश राशि है। कार्य एक सदिश राशि हो जाती है, बोले तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात आप सब बच्चे जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बल की भी दिशा होती है और
विस्थापन की भी दिशा है। तो इसलिए इसका मात्र इसकी जो बन जाती है ये राशि क्या सी हो जाती है सदिश राशि। अगर इसकी बीमा की बात करें तो देखिए क्या कहते हैं, बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये तो बल की बीमा हो गई। और विस्थापन की बीमा क्या होती है बच्चा, एम। अगर हम इसको पूरी बीमा बनाना चाहें तो क्या बन जाती है अब, एम स्क्वायर एल टी माइनस टू। तो ये बल की बीमा, वो कार्य की बीमा हो जाती है, ठीक है। और कार्य के लिए देखिए और क्या क्या कर सकते हैं कार्य में, डब्लू बराबर एफ इंटू एस होता है। तो डब्लू एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर हम एम जी एच भी रख लेते हैं कभी, एम जी, एफ बराबर एम जी भी होता है, ठीक है। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये बात मैंने अभी पीछे मतलब जो क्लास ली थी बल्कि उसमें मैंने आपके लिए बताया था। तो कार्य क्या होता है, एफ एम जी भी होता है और एम ए भी होता है, ये बात मैंने आपके लिए पढ़ाई थी। तो बल क्या होता है, एफ बराबर एम ए भी होता है। तो इसके लिए हमें दो सूत्र और यहीं से मिल जाते हैं, इसी जगह से हम दो सूत्र और प्राप्त कर सकते हैं कि एफ डब्लू बराबर क्या हो जाता है, अगर एफ बराबर एम जी रखते हैं तो एम जी एस हो जाता है बच्चा, एम जी एस, ठीक है। डब्लू बराबर एम जी एस भी हो जाता है जब हम एफ की जगह पर एम जी पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाता है इसका, और अगर हम सूत्र प्राप्त करना चाहें तो डब्लू बराबर अगर हम एफ की जगह एम ए रखते हैं तो एम ए एस भी इसका सूत्र बन जाता है, ठीक है। तो कार्य की बात करें हम तो कार्य देखिए धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। वो कैसे होता है मैं आपके लिए बताता हूँ। तो ये नोट करके लिख लेंगे हम इसमें कि कार्य नोट करके लिख लेंगे हम इसमें कि कार्य जो होता है, कार्य धनात्मक, धनात्मक भी होता है कार्य, ऋणात्मक भी होता है कार्य, ऋणात्मक और शून्य भी होता है, ठीक है। तो कार्य की तीनों अवस्थाएं होती हैं, कार्य शून्य भी होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है मैं आपके लिए बताऊंगा, क्योंकि ये जो है किस पे डिपेंड करता है, विस्थापन पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि विस्थापन किस पोजीशन पर है, ठीक है। अगर विस्थापन ऋणात्मक है तो कार्य भी ऋणात्मक ही होगा, सही है। आप इस बात को समझिए, ठीक है। तो आप ये देखिए, अगर मैं मानूँ कि विस्थापन के बारे में हम और सारी चीज़ें पढ़ने वाले थे जो मैं पीछे छोड़ के आ चुका था, कि देखिए विस्थापन होता क्या है। विस्थापन मैंने आपके लिए पढ़ाया था कि विस्थापन क्या है। विस्थापन की हम बात करें तो विस्थापन जो होता है वो, ये मान लीजिए ये एक बिंदु है, इस बिंदु से हम, निर्दिष्ट बिंदु है और यहाँ से हम कुछ दूरी कवर कर रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं हम किसी दूरी के लिए, ठीक है। लगा लो ये हम 1 मीटर चले इस दूरी पर, यहाँ भी 1 मीटर चले, यहाँ भी 1 मीटर चले हैं, इस जगह पर भी 1 मीटर चले हैं। से इसे मिटाओ, मतलब सीधी रेखा ले लेते हैं क्योंकि इसमें दिक्कत होगी आपके समझने के लिए। फिर क्या करा मैंने, लगा लीजिए 1 मीटर में यहाँ चला, 1 मीटर में यहाँ तक पहुँच गया, मैं कहाँ पहुँचा, ए बिंदु से बी बिंदु पर हमने दूरी तय की। अब देखिए अगर हम इसमें दूरी की बात करें, अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी कभी भी जीरो नहीं होती, ना तो वो जीरो बन सकती है ना ही वो ऋणात्मक हो सकती है। दूरी हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर दूरी की बात करें कितनी कवर करी, 1 मीटर ये चले, 1 मीटर यहाँ चले हम, से 1 2 3 4 5, क्योंकि हम 5 मीटर दूरी कवर कर चुके हैं, दूरी की बात करें। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन मतलब एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक की न्यूनतम दूरी होती है, मतलब कम से कम दूरी होती है। कम से कम दूरी के लिए विस्थापन कहते हैं कि हम कम से कम दूरी कितनी चले हैं, तो कम से कम दूरी तो 1 मीटर से और यहाँ तक 1 मीटर और चले थे, तो मतलब हम कुल विस्थापन कितना तय करा था, 3 मीटर, 3 मीटर विस्थापन तय करा था। अब एक बात और देखिए, विस्थापन में और क्या बात होती है, विस्थापन की अगर बात करें हम तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। जब तक हम विस्थापन नहीं समझेंगे कार्य का हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आने का है। तो विस्थापन ये देखिए, अगर मैं इस बिंदु से चला, ए बिंदु से बी बिंदु तक गया, ए बिंदु से बी बिंदु तक गया 5 मीटर, और फिर बी से ए वापस आया, बी से ए वापस आया, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जितने हम जाते हैं, जितनी दूरी हम जाते हैं, अगर उतनी दूरी इसमें वापस आ जाए तो विस्थापन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। जितने हम गए उतने ही उसी बिंदु पर वापस आ गए, चाहे हम कुछ भी करें। ये मान लीजिए ये सीधी ना गए, अगर करके हम लगा लो इस तरह से गए थे, इस तरह से, इस तरह जा रहे हैं, वापस हम इसी बिंदु पर वापस आ जाते हैं, कहीं पर भी चले और हम अपनी जो पुरानी स्थिति है उसमें वापस चले आते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, विस्थापन शून्य हो जाता है। अगर हम पुरानी स्थिति में वापस लौट आते हैं तब, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो कहीं पर भी। अभी देखिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि वृत्तीय गति में विस्थापन कैसे जीरो हो जाता है। वृत्तीय गति जब होती है, सर्कुलेटरी मोशन, उसमें जो है जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसमें देखिए कैसे होता है। अब ऋणात्मक कैसे होता है, ऋणात्मक
विस्थापन के ऋणात्मक की बात करें तो कैसे होता है ऋणात्मक, देखिए ऋणात्मक में क्या होता है, तो विस्थापन ऋणात्मक कैसे हो जाता है ये जानेंगे। ये मान लीजिए अगर आप 5 मीटर गए, 5 मीटर ए से बी तक गए, अब बी से पुनः वापस लौटे, बी से फिर वापस लौटे और आप चले मान लीजिए 7 मीटर चले, 7 मीटर चले, तो इस कंडीशन में क्या होता है, 5 मीटर में से 7 मीटर जब मैं घटाता हूँ तो क्या मिल जाता है, तो मुझे 2 मीटर हम माइनस में चल गए थे, 2 मीटर अपने जो भी मतलब दूरी चले वो ए से माइनस में पहुँच गए, हम ए से माइनस में पहुँच गए, तो बच्चा इस कंडीशन में क्या हो जाती है, जो विस्थापन है वो ऋणात्मक हो जाता है। अब एक बात बताइए कि अगर विस्थापन ऋणात्मक होगा, ये मान लीजिए डब्लू बराबर बात करूँ, अगर एफ तो ये है ही, ठीक है, एफ मैंने कॉन्स्टेंटली मान रखा है, अगर ये बात करें हम विस्थापन की, अगर ये पॉजिटिव निकल कर आता है विस्थापन, तो कार्य क्या आ जाता है बच्चा, कार्य भी पॉजिटिव मिलेगा आपके लिए, कार्य भी पॉजिटिव ही मिलेगा, ये बात आप लिख लें, ठीक है, अपनी कापियों में। और डब्लू बराबर अगर मैं क्या करूँ, मुझे विस्थापन अगर क्या कहते हैं माइनस में आया है, माइनस मतलब मैंने भी समझाया आपके लिए ऋणात्मक आता है तो हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए अगर हम कार्य क्या करते हैं, जिस स्थिति में विस्थापन हुआ था, जिस स्थिति में गए थे उस स्थिति में अपनी वापस लौटाएं, तो उस स्थिति में क्या होता है, कार्य विस्थापन जीरो हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, एफ बराबर जब जीरो हो जाता है तो कार्य भी जीरो हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा था कि डब्लू क्या होता है, कार्य धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है, इस बात से हम मुकर नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए, अब मैं तुम्हें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के एग्जाम्पल आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है, किन कंडीशनों में होता है। अब देखो धनात्मक कब होगा, धनात्मक कार्य की हम अगर डेफिनेशन लिखें, धनात्मक कार्य को अगर डिफाइन करें तो इसमें देखेंगे धनात्मक कार्य, यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे धनात्मक कार्य, और इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे कि जब बल जो है कहाँ लगे, और विस्थापन, बल और विस्थापन क्या हों, दोनों समान दिशा में हों, बल और विस्थापन एक ही दिशा में लगें, एक ही दिशा में हों, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में होता है, तब बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। धनात्मक होता है मतलब जिस मतलब कंडीशन में बल लग रहा है, मान लीजिए कि डब्लू जो है क्या है, जिस दिशा में बल लग रहा है और उसी दिशा में वस्तु विस्थापित हो जाए तो उस टाइम कौन सा कार्य लग रहा है, मान लीजिए धनात्मक कार्य काम कर रहा है उस पर। अभी मैं आपको डिफाइन करता हूँ, देखिए कि ये कोई पिंड है, ये कोई मतलब वस्तु है, मान ली पुस्तक है, ये कोई पुस्तक है और आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वस्तु जो है इसी दिशा में विस्थापित हो जाए, इसी दिशा में आगे बढ़ रही है, मतलब पुस्तक भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही थी, इस कंडीशन में कार्य क्या है, वो धनात्मक कार्य होगा, ठीक है। तो ये बात आप समझिए, ठीक है। इसके जो और भी एग्जाम्पल है वो क्या हो सकते हैं, एक तो यही हो गया मैं आपके लिए बता रहा हूँ, और दूसरी बात अगर हम स्प्रिंग को खींचते हैं, जब हम स्प्रिंग खींचते हैं, ये मान लीजिए कोई स्प्रिंग आपने देखा होगा ज़रूर, स्प्रिंग लगा लीजिए, हम इसे यहाँ से ये खींच रहे हैं, तो इसमें जो इसके जो कण हैं, जो स्प्रिंग के छल्ले जो है रिंग टाइप जो हैं, वो उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इस कंडीशन में भी कौन सा बल लग रहा है, धनात्मक बल। तो बच्चा आप समझ गए होंगे इसके लिए। दूसरी बात आती है ऋणात्मक बल, सॉरी ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य किसे कहते हैं, ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य को डिफाइन करें तो क्या हो सकता है कि जब बल क्या हो, जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। जब क्या हो, बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता हो, तब क्या लगेगा, वहाँ पर ऋणात्मक बल होगा, वहाँ पर ऋणात्मक बल होगा, ठीक है। तो ये देखिए आप, मैं और बताऊँ आपके लिए, देखो इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी तल की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह,
और यहाँ से कोई वस्तु को उठा रहा है, कोई व्यक्ति इस वस्तु के लिए उठा रहा है और ऊपर की ओर उठा रहा है, मान लीजिए ऊपर की ओर, तो वो क्या कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य कर रहा है। वो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य करता है, गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य करता है, क्योंकि जी के मान में परिवर्तन होगा। जब कोई वस्तु मैं बताया भी था जी के मान में चेंज कैसे कैसे होते हैं। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाती है तो उसमें जी के मान में कमी होती है, जी के मान में कमी होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कार्य ऋणात्मक होगा बच्चा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। ये देखिए इसमें जी के मान में माइनस जी का मान होएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर एफ इंटू एस होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने जो बताया आपके लिए, विस्थापन तो ऋणात्मक दिशा में हो रहा है। देखिए डब्लू बराबर एम जी होता है, एम जी, और जी जो है कहाँ है, माइनस साइड में जा रहा है। तो इस समय कौन सा लगने वाला है, इसमें ऋणात्मक बल लगेगा, ठीक है। एस ना लग के यहाँ पर बच्चा एच हो जाएगा, क्योंकि हम ऊपर लगा रहे हैं, ऊपर की ओर विस्थापन किस साइड में कर रहे हैं, ऊपर की ओर। तो एम जी की जगह क्या हो सकता है, एच ले सकते हैं, ठीक है। तो डब्लू बराबर एम जी एच भी होता है, ठीक है, एम जी एच भी होता है, इस बात के लिए आप याद रखेंगे, ठीक है। तो डब्लू बराबर, अब एक बात देखिए इसमें क्या हुआ था कि पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जा रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट कार्य कर रहे हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मैंने आपको बताई थी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो घटता है जब हम पृथ्वी तल से किसी वस्तु को उसके विरुद्ध ऊपर की ओर ले जा रहे होते हैं, ठीक है। और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। इस कंडीशन में क्या होता है, बल क्या होगा, मतलब सॉरी कार्य जो होगा वो धनात्मक हो जाएगा, सही है। अगली बात देखिए, दूसरा मैं बोला था शून्य। शून्य में क्या होता है, जब शून्य कार्य कब होगा, शून्य कार्य देखिए कब होएगा, जब जब बल विस्थापन के लंबवत कार्य करता हो, जब बल तथा विस्थापन लंबवत हो, जब बल तथा विस्थापन कैसे हो, लंबवत हो, विस्थापन लंबवत कार्य करें, लंबवत हूँ, तब क्या होता है, कार्य शून्य हो जाता है बच्चे। इस कंडीशन में कार्य शून्य, कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस कंडीशन में कार्य शून्य होता है। अब इसके लिए आपने एक सूत्र ही पढ़ा होगा, अगर आप 12th में पढ़े होंगे तब। तो डब्ल्यू बराबर जो होता है क्या होता है, एफ इंटू एस कोस थीटा होता है बच्चा। ये आप क्या कहते हैं जानते होंगे कि एफ इंटू एस क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोस थीटा लंबत की मान जब मान लीजिए 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका मान जीरो हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में इसका मान जीरो, लंबत, सॉरी ये मैं गलत बोल रहा है, एक दूसरे के लंबत कार्य करें इस तरह से, सही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कार्य जीरो हो जाता है, सही। जब एक दूसरे के लंबवत कार्य करें, साइन जीरो का मान जीरो होता है, साइन 90 का मान क्या होगा, कोस 90 का मान जीरो हो जाता है, ठीक है। अगर साइन जीरो का यहाँ पर साइन 30 जीरो का मान जीरो, तो कोस 30 का मतलब कोस 90 का मान जीरो होगा। तो इस कंडीशन में मान लीजिए कि ये एक दूसरे के लंबवत होंगे। जब एक दूसरे के लंबवत होंगे मतलब 90 डिग्री पर होंगे, जब बच्चा 90 डिग्री पर होंगे ये, तब क्या होगा, इनका मान जीरो होगा, सही है। एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे, देखिए कैसे होंगे ये, जब एक दूसरे के लंबवत कार्य करें। डब्लू बराबर एफ गुणा, अगर कॉस थीटा की जगह मैं 90 रख दूं और कॉस 90 का मान जीरो होता है, इसलिए कार्य का मान भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चा कि आप कभी कभी एक चीज़ पढ़ते होंगे कि एक व्यक्ति लंबत किसी वजन को उठाकर अपने सर पर रख लेता है, सही है, सर पर रख लेता है। इस अवस्था में जो कार्य है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो लंबत गया है, उसका वजन क्या है, लंबत है। चाहे उसके सर पर 50 किलो की जगह 1 क्विंटल वजन क्यों न रखा हो, उस कंडीशन में क्या होगा, वो जीरो कार्य कर रहा है, ठीक है। हमारे निगाहों में क्या लगता है, वो कार्य कर रहा है, लेकिन बट अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो उस कंडीशन में वो कार्य नहीं कर रहा होता है। ये मान लीजिए आप सीढ़ी पर चढ़े, ये सीढ़ियाँ हैं, मान लो ये इस तरह से आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और सीढ़ी पर चढ़कर वापस आप उतर कर आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में कार्य क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि अब देखिए, और मैंने उस दिन बताया था कि मतलब सर्कुलेटरी मोशन में कार्य क्या है, जीरो हो जाता है। ये मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये कोई मतलब ये एक पथ है, वृत्तीय पथ है, एक वृत्तीय पथ है जो मतलब कैसा, वृत्त के आकार का है। कोई व्यक्ति ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और वो फिर चला इस तरह से और वापस अपने ए बिंदु पर आ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चा, विस्थापन जीरो हो जाता है। इस कंडीशन में विस्थापन जीरो होता है। मैंने अभी बताया था आपके लिए, अगर कोई भी पिंड हो, वस्तु या व्यक्ति जिस अवस्था से चल रहा है, अगर उसी अवस्था में वापस आ जाए, उसी अवस्था में
वापस आ जाए तब क्या होगा, विस्थापन जीरो हो जाएगा। मान लीजिए इस बिंदु से चला था, खास तौर से वृत्तीय गति में ज़्यादा है, ये मान लीजिए वृत्तीय गति, तो आप इसे मतलब बहुत अच्छी तरह से समझें तो अच्छी बात है कि वृत्तीय गति में अगर ए पॉइंट से कोई वस्तु चलनी स्टार्ट करती है और वापस ए पॉइंट पर ही आनी है, सही है, तो इस कंडीशन क्या होता है, विस्थापन जीरो होता है। तो हमेशा वृत्तीय गति करते हुए जो पिंड होएगा उसका कार्य जीरो होता है, सही है, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो कार्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी, अब आपके लिए पढ़ाता हूँ शक्ति। शक्ति क्या होता है, कार्य का मात्रक उत्तर से पढ़ाते हैं। कार्य के लिए एमजीएच भी कहते हैं। कार्य के सूत्र की बात करें तो बहुत सारे सूत्र क्या बन सकते हैं इसके, मैंने आपके लिए बताए थे। तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस बन गया, एक एफ इंटू एस। डब्ल्यू बराबर क्या बन जाएगा, एम जी एस बन सकता है। डब्ल्यू बराबर क्या बन जाएगा, एम जी एच बन सकता है। डब्ल्यू बराबर क्या बन जाएगा, ये मान लीजिए डब्ल्यू बराबर एम ए एस बन सकता है, सही है। तो इतने सारे सूत्र कार्य के बन सकते हैं। और क्या बन सकता है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस कोस थीटा, ये मैंने आपके लिए बताया, ठीक है। और कोस थीटा का जो लंबवत कार्य करें, ठीक है, लंबवत कार्य का तो कोस थीटा का मान हम क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है। कोस थीटा का मान रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे, जबकि हमसे स्पेशली क्या ये लंबवत कार्य कर रहा है, ठीक है। उस कंडीशन क्या होता है, कार्य जीरो बन जाता है बच्चा। जहाँ पर भी विस्थापन जीरो हो, कोई वस्तु चढ़कर वापस आ जाए, तो वहाँ पर पूरा का पूरा कार्य क्या होता है, संपूर्ण कार्य जीरो हो जाता है, सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शक्ति के लिए। शक्ति क्या है, शक्ति क्या होती है, शक्ति होती है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की समय दर, समय दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो शक्ति बराबर क्या हो जाता है, शक्ति बराबर ये मान लीजिए वर्क बटे टाइम, सही है। कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और जब हम इसे ये मान लीजिए शक्ति को पीछे डिनोट करते हैं और पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी हो जाता है, सही है। तो कार्य का मात्रक क्या बन जाएगा यहाँ पर, अगर कार्य के मात्रक की बात करें तो क्या बन जाएगा, कार्य का मतलब ये सॉरी शक्ति का मात्रक क्या बन जाएगा, तो कार्य का मात्रक यहाँ पर जूल हो जाता है और समय का मात्रक सेकंड हो जाता है। तो इसका देखो बच्चा, शक्ति का मात्रक क्या बन जाता है, मैंने अभी बताया आपके लिए, क्योंकि कार्य का मात्रक यहाँ पर जूल हो जाता है और समय का मात्रक सेकंड। तो एक मात्रक तो इसका क्या बन जाता है, जूल पर सेकंड, ठीक है। एक मात्रक इसका क्या बन जाता है, जूल पर सेकंड, या फिर जूल सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड इनवर्स, सही है। इस तरह से भी इसका मात्रक बन जाता था बच्चे। ये बात मतलब इस तरह से मात्रक हमसे बनाने आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी बाँट ना कह के और ये सारे ऑप्शन आपके लिए दे देगा, तब आप क्या करेंगे, ये बात सोचिए ना, आप इस तरह के मात्रक बनाना सीखना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्य शक्ति का मात्रक और क्या सकता है, शक्ति का मात्रक बच्चा वाट होता है, सही है। ये बात आप, ये तो नॉर्मल ही है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब देखिए जूल पर सेकंड या वाट हो सकता है। अगर इसकी बीमा की बात करें, अगर हम इसके बीमा की बात करें, अगर इसकी बीमा की बात करें तो शक्ति की बीमा क्या हो सकती है, शक्ति की बीमा क्या हो सकती है, तो कार्य की बीमा क्या थी, एम स्क्वायर एल स्क्वायर, मैंने अभी बताई थी आपके लिए इस तरह से, एम स्क्वायर एल टी माइनस टू, ये कार्य की बीमा थी, अभी मैंने आपके लिए बताई थी। और एक टी और इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये मान लीजिए टी मतलब बटे में आएगा, क्योंकि सेकंड की बीमा टी होती है। तो इसकी हमें क्या मिलने वाली, इसकी बीमा क्या मिल जाएगी कि एम, इसकी बीमा हमें मिल जाएगी एम स्क्वायर एल, ऐसी रहेगा, और टी की जगह ये नीचे वाला टी ये माइनस में ऊपर पहुंच जाएगा, तो एल टी माइनस 3, तो एम स्क्वायर एल टी माइनस 3, ये इसकी बीमा बन जाएगी। तो बच्चा ये आप समझ गए होंगे इसके लिए। अब बहुत सारी बातें आती हैं, एक किलो वाट बराबर कितने होते हैं, यानी 1 किलो वाट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1 किलो वाट कितना होता है। 1 किलो वाट की बात करें तो 1 किलो वाट कितना होता है, 1 किलो वाट की बात करें तो 1 किलो वाट जो होता है वो, यार ये पेन बड़ा दिक्कत करता है, 1 किलो वाट, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लो थोड़ा सा। 1 किलो वाट बराबर होता है बच्चा 1000 वाट, कितना होता है 1000 वाट। अब 1000 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 1000 के लिए लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 वाट, ठीक है। हम ये भी इसके लिए लिख सकते हैं। 1 किलो वाट कितना होता है, 1 किलो वाट 10 की पावर
3 वाट, सही है। 1 मेगावाट की बात करें हम, 1 मेगावाट की बात, अगर 1 मेगावाट हमें दे दे कोई किसी क्वेश्चन में 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट जो बन जाता है वो 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है, ठीक है। इसका 2 गुना, सही है, कम से कम इसका 2 गुना, ठीक है। ये सपोज करो। आगे देखें अगर हम इससे, एक अश्व शक्ति पूछ लेता है कभी, एक अश्व शक्ति अगर हमसे पूछे कि कारखानों में जो मशीनों की शक्ति नापी जाती है, मशीनों की क्षमता, मतलब मशीनों की शक्ति, अब मैं अभी नोट करके आपको लिखवा रहा हूँ ये पॉइंट, अगर हमसे पूछ ले, देखिए कभी हमसे पूछ लेता है कि मशीनों की शक्ति, मशीनों के कारखानों में मशीनों की शक्ति किस में मापी जाती है, यानी कारखानों में मशीनों की शक्ति, कारखानों में मशीनों की शक्ति किसमें मापी जाती है, तो बच्चों वो मापी जाती है आपकी अश्व शक्ति में, अश्व शक्ति में, ठीक है। अश्व शक्ति में बोले तो हॉर्स पावर, ठीक है, हॉर्स पावर कहते हैं इसके लिए। और 1 वाट मतलब 1 हॉर्स पावर कितना होता है, एक अश्व शक्ति जो होती है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, 746 वाट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आरआरसी ग्रुप डी में पूछा भी गया, एक अश्व शक्ति कितनी होती है, 746 वाट, ठीक है। तो ये बातें तो रटी हुई होनी चाहिए दिमाग पर, बिल्कुल। आगे देखते हैं 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटे की बात करते क्या बन जाता है, 1 किलोवाट घंटा कैसे बनता है, देखिए 1 किलोवाट घंटा की बात करें तो कैसे बन जाता है 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर, ठीक है, 6 जूल के। अभी आता कहाँ से मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये कहाँ से आता है, ठीक है ना। एक किलोवाट 3.6 गुणा 10 के बराबर, ये कैसा आ जाता है, सही है। ये देखिए 1 किलोवाट तो होता है 1000 वाट, ये आप जानते हैं, सही है। 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट मैंने ये आपके लिए बताया, 1 किलोवाट कितना है, 1000 वाट के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर। अब 1 घंटे की बात होती है, 1 घंटे में देखो जो समय की छोटी छोटी इकाई है वो क्या होता है, सेकंड होती है ना। पहले घंटे के लिए मिनट बनाते हैं 60 मिनट, और फिर क्या कर देते हैं हम सेकंडों में, ठीक है। तभी क्या बन जाता है 1 घंटा निकल कर आता है इस तरह से, 6×6 36, 3600 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। मल्टीप्लाई ये मतलब सॉरी ये क्या हो गया, ये 3 0 ये लगे, ठीक है। एक अब ये जो है 36 तो ये ले लिया मैंने, और 10 के ऊपर 1 2 3 4 5 0 चिपका दो, ठीक है, इस तरह से। अब एक पॉइंट, अगर मैं एक पॉइंट बढ़ाता हूँ तो एक घात बढ़ती है, ये बात ध्यान रखना बच्चा, फिजिक्स में मतलब मैथ में जो हम गणना करते हैं उसमें अगर मैं इसमें एक पॉइंट बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर एक घात बढ़ जाती है, 3.6 करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 वाट। बच्चा इस तरह से निकल कर ये 1 किलोवाट घंटा आता है। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो क्या है, एक यूनिट कहलाता है। 1 किलोवाट घंटे के लिए क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं, एक यूनिट। जो हमारे घरों में बिजली होती है उसका जो बिल आता है, घरों की बिजली का जो बिल आता है वो किस में आता है, किलोवाट घंटा में आता है, ठीक है। ये बात आप याद रखें, किलोवाट घंटे में आता है, सही है। तो अब देखिए शक्ति पर हम थे, तो इतनी बातें जो इससे रिलेटेड थी मैंने बताई आपके लिए। इसके लिए सब बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। सारी की सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो सारी की सारी आप लिखेंगे। अब देखिए P बराबर मैंने आपके लिए बताया था, शक्ति बराबर W/T होता है। अब शक्ति में देखो W/T, W की जगह क्या था, mgh भी रख सकता था मैं, mgh/T, ये भी इसका एक सूत्र बन जाता है, बन जाता है इसका एक सूत्र ये बन जाता है। और या फिर F/S/T, ये भी इसका एक सूत्र बन जाता है, ठीक है ना। तो इस शक्ति का सूत्र बन सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो हम शक्ति का निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, मैंने अब शक्ति पढ़ाई, अब देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, सही है। ऊर्जा में और शक्ति में फ़र्क क्या, डिफिनीशन में। जो शक्ति होती है वो कार्य करने की दर होती है, ठीक है, कार्य करने की समय दर को कहते हैं शक्ति। और कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता कहलाती है वो ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और ऊर्जा जो है एक प्रकार की अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी है, अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है, ठीक है। और शक्ति कैसी राशि है, सदिश। ऊर्जा अदिश राशि होती है, अदिश राशि है, ये बात आप नोट कर लिखेंगे।
अदिश राशि है, ठीक है। और ऊर्जा का मात्रक की बात करें, अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जूल एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। जूल एक वैज्ञानिक थे। जूल कोई ये हमने या तुमने नाम नहीं रखा, ना ये किसी भाषा का नाम है। जूल एक वैज्ञानिक थे जिसका पूरा नाम जेम्स प्रेस्कॉट जूल था, ठीक है। आपसे अगर पूछ लिया जाए जूल का पूरा नाम क्या है, ठीक है। जूल जूल एक वैज्ञानिक थे और जूल जो है इनका नाम पूरा था जेम्स प्रेस्कॉट, इस तरह से करके। तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल इनका पूरा असली नाम था, ठीक है। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ये असली नाम था इनका, ठीक है, जिनके नाम पर ये पढ़ा। आप इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, जेम्स। पूछा तो ना जाने का, फिर भी हम जानकारी के लिए आपके लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये पूछा ना जाएगा एग्जाम में, और ना ही कहीं पूछा भी गया है, शायद पूछा गया हो तो मुझे पता ना, लेकिन ग्रुप डी के एग्जाम में तो कहीं पूछा ना गया है। तो इनका नाम क्या था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये इनका नाम था, ठीक है। जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिनके नाम पर ये मात्रक चल रहे हैं, ठीक है। तो इनके जो मात्रक था क्या था, ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाता है, ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाता है, जूल। या सीजीएस पद्धति की बात करें, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाता है, अर्घ, ठीक है। जो कार्य के मात्रक होते हैं वही मतलब ऊर्जा के मात्रक होते हैं। अब ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं, ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है। ऊर्जा के जो टाइप हैं वो क्या हो सकते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ऊर्जा के। बाकी चलो मतलब वीडियो लंबी हो रही है बच्चा, आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है। तो मैं ये ऊर्जा जो है ना, ये ऊर्जा स्पेशली मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऊर्जा के लिए अलग से मैं कल क्लास लूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। और चैनल के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और विश्वास करें आप, मतलब इसे ज़्यादातर लिखें, और इसे जब पढ़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो तुम्हारे पास एडवांस किताब हो, इसे लिखने के बाद उस किताब से पढ़ें, ठीक है। किसी तरह से इसे पढ़ें ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो के लिए शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा।